घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात होगी किसान आंदोलन की। 105 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को। वो आंदोलन जो शुरू हुआ था इस मांग को लेकर कि तीनों कानून निरस्त रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, और दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स हैं यहां पर रोक दिया गया था। डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, ठिठुरन में भी, और अब गर्मी, अब पारा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, यहां पर किसान अभी भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे यह किसान आंदोलन सियासी जंग में भी तब्दील होता जा रहा है। तीसरा दिन है संसद का सत्र शुरू हुए और तीनों दिन किसानी मुद्दे की, इन तीनों कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गूंज सुनाई दी। संसद में स्थगित हुई कार्रवाई, आज भी स्थगन प्रस्ताव दिया गया। तो सियासी जंग भी होने लग गई है। सड़क से संसद तक संग्राम हो रहा है। और आप जानते ही हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि वो 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी कि पश्चिमी बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, वहां पर जाएंगे, कानूनों को समझाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है, कैसे ये किसानों के लिए जहर का प्याला है, ये तो समझाएंगे ही, और वोट की चोट भी करेंगे। इन प्रदेशों में जाकर लोगों से कहेंगे कि बीजेपी को वोट ना दें। अब बीजेपी कह रही है कि देखिए, विपक्ष का एजेंडा हावी हो रहा है, विपक्ष का एजेंडा चला रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा 12 मार्च को, आज से 2 दिन बाद, कोलकाता में संयुक्त किसान मोर्चा एक रैली करने वाला है। और 12 मार्च को और 13 मार्च को भी आप सबसे बड़ा सवाल पश्चिमी बंगाल की भूमि से ही देखेंगे। मैं वहां पहुंचूंगा और वहां पर लोगों की मैं नब्ज टटोलने वाला हूं। 13 तारीख को सिंगूर में राकेश टिकैत पहुंचेंगे। इसके अलावा एक एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत तो कर दी गई है 5 मार्च से गुलबर्गा से, और वो 8 राज्यों से होती हुई दिल्ली आएगी, ये जो यात्रा है। इसके अलावा 12 मार्च से एक साइकिल मार्च भी शुरू होगी। 8,308 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये साइकिल मार्च, 20 राज्यों से होकर गुजरने वाली है। तो सड़क से संसद तो गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन विधानसभाओं की भी बात करें। अब सियासी मैदान में जो ये लड़ाई पूरी तब्दील होती जा रही है, उसके असरात भी दिख रहे हैं क्या? और ये मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आज हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई कि किसानी के मुद्दे पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार गिर गई है, अब सरकार गिर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 55 विधायक, 40 बीजेपी के, 10 जेजेपी के और 5 निर्दलीय सरकार के समर्थन में उन्होंने वोट डाला और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में महज 32 वोट गई। 32 विधायक थे इसके पक्ष में। तो सियासी मंसूबे तो पूरे नहीं कर पाई कांग्रेस। यहां मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि देखिए, हम किसानों के कल्याण की बात लगातार सोच रहे हैं, हमने कोई फायरिंग, कोई लाठीचार्ज नहीं किया किसानों पर। हालांकि पीपली में आज से 2.5 महीने पहले वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, ट्रॉली पर बैठे हुए किसान, सड़कों पर जो जमा हुए किसान थे, उन पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ था। आपको ध्यान होगा, कंगना रनौत के बंगले पर बुलडोजर चला था। तो पूरे देश में एक हिस्सा बिल्डिंग का गिर जाना वो चर्चा का विषय बन गया था। और तब मैंने सवाल पूछा था कि किसानों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, यह मुद्दा क्यों नहीं बन रहा? पर मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि नहीं, लाठीचार्ज नहीं किया, ना कोई फायरिंग की। हां,
हमने गड्ढे खोदे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पर हंगामा भी काट रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ताकीद भी की, चुनौती भी दी कि हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। यह कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। लेकिन बड़ी तस्वीर क्या उभर कर सामने आ रही है? इस सियासी लड़ाई जो कि यह आंदोलन तब्दील होता दिख रहा है, इससे क्या किसानी सबसे अहम मुद्दा बन गया है? अब आने वाली सियासत किसानों के हिसाब से चलेगी, या दरअसल फर्स्ट राउंड जो है, फर्स्ट राउंड जैसे बॉक्सिंग मैच होता है, पहला राउंड दरअसल सरकार जीत गई है क्या, यह दिखाकर कि नहीं, अभी भी हमारे पास 55 विधायकों का समर्थन है। हरियाणा में कांग्रेस अब यह कह रही है कि नहीं, हमें तो पर्दाफाश करना था, एक्सपोज करना था डबल स्पीक इन विधायकों का, जो कहने को किसानों के साथ हैं, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो सरकार के साथ हो जाते हैं। सीधा निशाना जेजेपी पर भी था। लेकिन ये अभी सिलसिला आगे बढ़ेगा, इसलिए मैंने कहा राउंड 1, पश्चिम बंगाल में क्या नतीजे आते हैं, असम में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में क्या नतीजे आते हैं। अभी और चुनाव भी होने हैं, पंजाब में भी चुनाव होंगे अगले साल, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे। इसी मुद्दे के इर्द गिर्द, किसानी के इर्द गिर्द ही आने वाली राजनीति चलेगी क्या? अब राहुल गांधी आज शायर भी हो गए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अन्नदाता का बारिश से नाता पुराना, ना डरते ना करते मौसम का बहाना, तो क्रूर सरकार को फिर से बताना, असंभव किसानों को पीछे हटाना, तीनों कानूनों को पड़ेगा लौटाना। तो तीनों कानून क्या वापस होंगे? राजनीति इसके इर्द गिर्द अब घूमने लगी है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अब किसान तय करेंगे देश की सियासत, और किसानों का दबाव सिर्फ सड़क तक सीमित। यह फर्स्ट राउंड के बाद की बात कर रहा हूं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रकाश चंद्र शर्मा, किसानी को भली भांति समझते हैं, भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है, उनके महासचिव बद्री नारायण चौधरी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, और 2 और किसान, योगेंद्र यादव, किसी परिचय के मोहताज नहीं, इस आंदोलन का चेहरा है, और अभिमन्यु कोहाड़, इस आंदोलन का युवा चेहरा, और दोनों ही इत्तेफाक से हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। तो यहां पर पवन खेड़ा, आप सरकार गिराने चले थे, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, 55 विधायक हो गए समर्थन में खड़े, तो क्या यह किसानों का दबाव जिसका आप इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे थे, यह सड़क तक ही सीमित है? विधानसभा में तो सरकार बच गई। संदीप जी, मकसद आज के अविश्वास प्रस्ताव का बहुत स्पष्ट था, सबको समझ में भी आ गया। किसानों के सामने, देश के सामने हर विधायक असलियत आनी आवश्यक है। जबानी जमा खर्च तो सब कर लेते हैं, खट्टर साहब को छोड़कर। खट्टर साहब का घमंड देखिए, आज भी धमका रहे, और देश ने यह रूप भी देखा, किसानों को धमका रहे थे और एहसान चढ़ा रहे थे कि देखो हमने लाठियां नहीं चलाई। कहां धमका रहे, आज तो फपक फपक कर रो रहे थे मनोहर लाल खट्टर। वो तो चिंता के आंसू हैं, अपनी कुर्सी बचाने की चिंता के आंसू। बोले रात भर नींद नहीं आई। अरे वो रात भर, दिन रात, कितने 3 महीने से, 3 महीने से ज्यादा हो गए, चौथा महीना सड़क पर हैं, तब नहीं नींद नहीं उड़ गई आपकी। अब नींद उड़ रही थी जब सत्ता जाने की कगार पर आ गई, तो नींद नहीं आई रात को, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अरे शर्म करिए, शर्म करिए। इन्हीं लोगों के वोट से आप जीत कर आए हो, इन्हीं को धमका रहे हो, कह रहे हो और एहसान चढ़ा रहे हो कि मैंने लाठी नहीं चलाई। अरे साहब, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपने किसानों पर लाठी नहीं चलाई, वो भी चला देते, गोली भी चला देते। आपको अगर कुछ कसर रह गई है तो वह भी पूरी कर लीजिए। ये क्या, किस तरह, किस, आप कहते हैं कि चुनावी मुद्दा बन। संदीप चौधरी जी, पिछले 6.5 साल से लड़ाई और संघर्ष हमारा किस बात का है? इसी बात का संघर्ष है कि ऐसे बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, वो हम हो या भाजपा हो या जजपा हो या कोई भी पार्टी,
ना कि हिंदू मुसलमान पर, जाति धर्म पर। ये भला हो इन किसानों का, धन्यवाद है इन किसानों का कि विमर्श के दायरे में इन मुद्दों को किसान लाए और आप सरीखे कुछ पत्रकार लाए। माफ कीजिएगा, बहुत विरले कम पत्रकार हैं जो इस मुद्दे को आज भी चला रहे हैं टीवी पर। अन्यथा तो वो तमाम पत्रकार, हमारा संघर्ष उस मीडिया के वर्ग से भी है, उस राजनीतिक विमर्श से भी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मां दुर्गा वर्सेस भगवान राम, मंदिर वर्सेस मस्जिद, कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, किस भाषा में बात करता है, महिला क्या। हमारा पवन खेड़ा बिल्कुल साफ मानना है, देश के हकीकत जो है, असल जो मुद्दे हैं जिनसे आम आदमी का सरोकार है, हम लगातार उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, करते आए हैं और हम करते भी रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है पवन खेड़ा, किसानों का कांधा इस्तेमाल कर फायर करने चले थे आप, मिसफायर हो गया। देखिए संदीप चौधरी जी, पहली बात तो मुझे घोर आपत्ति है इस बात से कि किसानों का कांधा, आपकी पत्रकारिता पे आप किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, तो मैं तो नहीं कह रहा संदीप चौधरी जी आप किसानों का कांधा इस्तेमाल करके अपनी पत्रकारिता चला रहे हैं। आपका धर्म है, आप अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं, ये मेरा धर्म है, मैं अच्छी तरह से निर्वाह कर रहा हूं। अब सरकार गिरी या सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई, उस जीत में क्या क्या हार गई वो आपको वक्त दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी को ये समय दिखाएगा कि एक हरियाणा का अविश्वास प्रस्ताव जीतने के लिए आपने देश भर में क्या क्या हारे हो आप, वो आने वाला समय बताने वाला। तो इसमें हमें कोई हार जीत की बात नहीं होती, ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई तो नैरेटिव की लड़ाई है, ये लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, ये लड़ाई उन बुनियादी मुद्दों पर राजनीति को वापस लाने की लड़ाई है, जिस लड़ाई को हमने और हमारे कुछ समझदार पत्रकारों ने पिछले 6.5-7 साल से ये लड़ाई लड़ी है, और हमसे भी लड़ी थी आप जैसे पत्रकारों ने वो लड़ाई। और इसमें मैं आपको साधुवाद देता हूं कि पत्रकार किसी सरकार का नहीं होता, पत्रकार चाटुकार में अंतर होता है। तो ये लड़ाई तो जो आज आप इनसे लड़ रहे हैं, आप कल हमसे लड़े थे, ये हमारा फर्ज है, हम ये लड़ाई इनसे लड़ते रहेंगे। नहीं, लड़ाई आप लड़ते रहिए। देखिए, मैं लड़ाई शब्द से, आप अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहिए। पत्रकार का धर्म होता है सरकार से सवाल पूछना। सरकार को हम चुनते हैं, सरकार काम करने के लिए आती है, सरकार के कामों की ही ताली बजाता रहूं तो मैं पत्रकार नहीं हूं। सरकार कहां खामियां कर रही है, कहां कमियां हैं, वो उठाना पत्रकारिता का धर्म है। और वो चाहे यूपीए हो या एनडीए हो या कोई भी सरकार हो, सवाल तो हम पूछेंगे। लेकिन प्रकाश चंद्र शर्मा, कांग्रेस ये कह रही है कि हम असलियत को उजागर करने के लिए, विधायक जो कहते हैं ना, जनता में जाकर कुछ और कहते हैं और विधान परिषद में, विधानसभा में जाकर कुछ और बटन दबा देते हैं, उसकी असलियत उजागर करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। संदीप जी, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों को काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों से कहीं बीत ना जाए रहना। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप मैंने पवन जी को बहुत ध्यान से सुना और इनकी पूरी बातों को रिपीट करें। आप इनसे आम की बात कर रहे हैं या आपको इमली बता रहे हैं, ये आपकी बात कर रहे हैं या आप संजीदा मुद्दा उठा रहे हैं या आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ दिक्कत ये है, इन्होंने कहा कि पिछले 6.5 सालों से हम लगातार देख रहे हैं, तो 6.5 साल से ये देख रहे हैं कि ये सत्ता के केंद्र में नहीं है, कुर्सी तक कैसे आया जाए, और उसके लिए साम दंड भेद ये सब करने को तैयार है। किसान एक पवित्र आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन हमारे देश में हमेशा पवित्र रहा है और ये देश आंदोलन से बना है, ये देश कृषि से बना है। खेती इनको पता नहीं क्या समझ में आती है, कितनी इनको समझ है दिल्ली में बैठ के खेती की, इनके सामने डेटा को ये पढ़ते नहीं, उसको ये मानते नहीं, पहचानते नहीं, और बेकार की बहस करके, बेकार की चीजों को हाईलाइट करके सिर्फ बता रहे हैं कि जनता जवाब देगी, विधायक को जवाब देगी। अरे साहब, चुनी हुई सरकार है, कौन से डेटा की बात कर रहे हैं? थोड़ा डेटा तो बताइए प्रकाश बाबू, किसानों का कितना भला हुआ, थोड़ा डेटा बताइए, थोड़ा मैं बताता हूं आपको। नहीं, मैं ऐसा है संदीप जी, आपसे मैं लास्ट डिबेट में बात कर रहा था जब आप स्पेन की बात कर रहे थे, हम इंडिया की बात कर रहे थे। हम दोनों एक बात में सहमत थे कि जब देश आजाद हुआ उस समय जीडीपी में किसानी का योगदान क्या था, और आज वो कहां पहुंच गया है, डिक्लाइन स्टेज में है। उसी को देखते हुए चूंकि ये देश बचना चाहिए, देश के लोग बचने चाहिए, जनसंख्या एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। किसान को मजदूर बना दो, क्षेत्र है जिसने देश को, बिल्कुल, तो उसको मजदूर मत बनाओ। मजदूर किसने बनाया? मनरेगा में गड्ढे भरने का काम किसने दिया, और उसको उससे आप कैसे निकालेंगे? मनरेगा में गड्ढे भरना और किसानी करना दो अलग अलग चीजें हैं, इनको जोड़िए मत। एग्जैक्टली,
यही कह रहा हूं मैं। तो ये जो मनरेगा में गड्ढे भरने का काम किया पिछले सरकारों में और उसको हम खेती की तरफ लेके आए, ये देखिए बिल एक फ्यूचर को देख के बिल लिया गया बिल है जिसमें काफी सारा कंप्रिहेंसिव अप्रोच है। खेती को अगर ये समझते हैं पवन खेरा जी, तो इनके हिसाब से खेती क्या है? इनके हिसाब से खेती गेहूं है, चावल है, इनके हिसाब से बाजरा है। ये नहीं समझते कि खेती फल भी है, फूल भी है, औषधि भी है। जहां एक जनजाति हमारे यहाँ आदिवासी लोग बड़ी संख्या में उस पर डिपेंडेंट है, और कोविड में चाहे हम गिलोय की बात करें, चाहे बाकी औषधियों की बात करें, बड़े रूप में हमें बचाने का उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की है। तो यह समझना, प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट बात करना। देखिए बात में नहीं, इंटीग्रेटेड बातें तो बहुत अच्छी हैं आज की तारीख में। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्रकाश चंद्र शर्मा, 8,900 रुपए किसान की मासिक आय है। मिनिमम वेजेस जो एक अनस्किल्ड मजदूर को मिलता है वो भी 400 रुपए देना पड़ेगा, 428 रुपए टू बी मोर प्रिसाइज, यानी कि 12,000 रुपए तो उसे मिलेंगे। किसान को मिलते हैं 8,900 रुपए। 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। और बद्री बाबू भी इस बात को मानेंगे, जानकार कहते हैं 25 लाख किसानों ने पिछले 25 साल में आत्महत्या कर ली है। किसानों पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का कर्ज बढ़ गया है। 1970 से 2015 के बीच किसानों की आमदनी 19 गुना बढ़ी। एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह भी 150 से 200 गुना बढ़ी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की आप बात करते हैं, 1975 का गेहूं 1100-1200 रुपए में बिकता है, 1868 रुपए का धान 1000 रुपए में बिका, 1850 रुपए की मक्का 800 रुपए में बिकी। मैं अगर कोई गलत आंकड़ा दे रहा हूं, इक्रियर ओईसीडी की रिपोर्ट है, पिछले 17 साल में किसानों को 45 लाख करोड़, 34 लाख करोड़ का हमारा सालाना बजट है, 45 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है किसानों को, क्योंकि उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बिकती। और इक्रियर ओईसीडी कोई किसानों की पैरवी करने वाला संगठन नहीं है। एक भी आंकड़ा मैंने गलत बताया हो प्रकाश बाबू तो बोलिए। संदीप जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये भी सोचने की आवश्यकता है कि ये हालत क्यों हुए। क्या ये आज तुरंत हो गया ये मामला? अचानक से हम किसानों को, देश के लोगों को, एक बड़ी जनसंख्या को, जो देश जिस पे डिपेंडेंट था, जो कल्चरल था, उसको हमने मजदूर बनाने का काम किया है, खेत से निकाल के अर्बन लेबर बनाने का काम किया है। और ये इतनी बड़ी डिस्पैरिटी समाज में आज वो सड़क पर आता है तो जायज है ना उसका आना। अगर वो सड़क पर आता है तो जायज है ना, फिर उसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, नक्सलवादी, थलुए, इन संज्ञाओं से नवाजा जाता है। आपने पवित्र आंदोलन कहा, आपका शुक्रिया इस बात के लिए। संदीप जी नेगेटिव परसेप्शन क्यों देख रहे हैं? जो सरकार ने पॉजिटिव कहा है उन बातों को हम क्यों नहीं सोच रहे? हम क्यों नहीं देख रहे कि पिछली सरकारों ने पिछले 10 सालों में 4.7 लाख करोड़ रुपए इनके लोन माफ किए? वो पैसा कहां गया, किनकी पॉकेट में गया? और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में कंसर्न क्यों नहीं हुआ? और उसके उलट मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से, चाहे वो छोटी रकम हो, कितना बड़ा सम्मान दिया है, कितना बड़ा उनकी लाइवलीहुड को वो सम्मान ना, देखिए आप मुझसे बेहतर समझते हैं ना प्रकाश बाबू किसानी। एक मिनट प्रकाश बाबू एक मिनट रुकिए ना। 10 महीनों में डीजल की कीमत ही 20 रुपए बढ़ गई। प्रति बीघा बिजली की जो कॉस्ट है उसमें वृद्धि हो गई 750 से 1750 रुपए। मैं सिर्फ ये 2 छोटी चीजों में ही कर दूं तो ये 6,000 रुपए की सम्मान निधि काफुर हो जाती है। उससे ज्यादा तो लागत बढ़ चुकी है किसान की। सम्मान संदीप जी, अगर मैं ओवरऑल कंसेप्ट में देखूं, कॉम्प्रिहेंसिव देखूं, जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर का पैसा सब्सिडी में ओवरऑल जा रहा है। मैं यही बोल रहा हूं कि ये जटिल विषय है। एक उसमें से पिक एंड चूज करके पूरे कैनवास में से एक छोटा सा पॉइंट उठा के हम पूरी चर्चा को करेंगे तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। ये एक बृहद विषय है और उसके लिए सरकार ने एक माइलस्टोन कदम लिया है। उसमें जरूरत है साथ देने की, समझने की, ना कि भ्रम फैलाने की। एक चीज बताइए चुनाव को प्रकाश बाबू, ईमानदारी से मुझे एक चीज बताइएगा, क्योंकि आप किसानी समझते हैं और मैं जानता हूं कि आपके मन में किसानों के लिए पीड़ा है, दर्द है, आपकी शुभकामनाएं हैं किसानों के लिए। मैं देवेंद्र सिंह बबली जेजेपी के विधायक हैं हरियाणा में। आज सभी ने समर्थन किया मनोहर लाल खट्टर सरकार का, लेकिन उनके मन का दर्द भी किस तरह से बाहर निकला, पहले उसके बारे में आप सुनिए, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सुनाइए देवेंद्र सिंह बबली का बयान। अब तो हालात ये हो गए कि छोड़ देना चाहिए जी, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से जी। अब बैठने का कोई अधिकार नहीं है हमारा, क्योंकि जनता हमारे से नाखुश है, हमें गांव में घुसने नहीं देती।
और मैं तो आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवा लीजिए, मैं मान जाऊंगा। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाना में दिखा दीजिए। मेरा और कोई विधायक है, मैं खुद हाँ ना मतलब भी नहीं, डंडा गले कुटेंगे लठ ले बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाएंगे। प्रकाश चंद्र शर्मा लठते पीटेंगे और लोहे का हेलमेट और कच्चा भी, अंडर गारमेंट्स उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, मैं कच्चा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, दर्शक समझते हैं कि वो भी लोहे का पैर ना पड़ेगा, ना उप मुख्यमंत्री जा सकते ना मुख्यमंत्री जा सकते, आपके विधायक भी, आपके सांसद भी नहीं जा सकते, नहीं जा पा रहे हैं ग्रामीण इलाकों में लोगों को समझाने के लिए। यह भी एक हकीकत है क्या? आवाज को क्या हुआ? हाँ, गलत टाइम पे दिक्कत आ जाती है। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, उनका जवाब जानबूझकर वो कर दिया। इनका ऑडियो ठीक कीजिए। बद्री नारायण चौधरी, जो मैंने ये बयान सुनवाया है देवेंद्र सिंह बबली का, ये हकीकत है क्या? यही हकीकत है क्या असल में? नहीं, ये तो देखिए राजनेता ही बता सकते हैं। नहीं, आप भी तो जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं। और ये बात भी सही है कि हाँ, तो फिर मेरा कहना यह है कि किसानों में भ्रम निर्माण करने का काम किया गया राजनेताओं ने कि बयानबाजी है ये, और उस राजनीतिक बयानबाजी के कारण ये सारा हुआ है। वरना वो पार्टी के अनुशासन में बंधे हुए हैं और उन्होंने ये कहने की हिम्मत की, तो उनका मैं स्वागत करता हूं। इसलिए सरकार को भी और कुछ सीख लेनी चाहिए, लेकिन राजनेताओं को भी ये समझना चाहिए कि केवल भ्रमित करके किसानों को लाभ नहीं पहुंचा सकते, उनका नुकसान कर सकते हैं, उनको बिखेर सकते हैं। नहीं, लाभ किसी ने नहीं पहुंचाया। मैं साफ बिना लार लपेट ये बात कहता हूं बद्री बाबू, और आप तो साक्षी रहे हैं, इतने सालों से आप किसानों के हक में लड़ाई लड़ते रहे हैं। हर पार्टी, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, जिसकी सरकारें आई, घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करते हैं, करते कुछ नहीं है। तभी किसान की हालत यह है जो मैंने सारे आंकड़े बताए। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसानों को अपने संगठनों की ताकत और बढ़ानी पड़ेगी, ताकि सरकार बच के निकलने के रास्ते उसके बंद होंगे, और ऐसी स्थिति आएगी तो सरकारों को झुकना पड़ेगा। इसलिए ये जो अब की बार नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, ये जो इस प्रकार का आंदोलन लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनकी बार्गेनिंग पावर ये खो चुके। अभी इन्होंने कह दिया कि हम चुनाव में दिखाएंगे, इसका मतलब इनकी बार्गेनिंग पावर चुनाव से साफ होगी। अब चुनाव तक किसान को दांव पर लगाना, किसान की इज्जत प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना, तो ये किसान संगठन लगा रहे हैं दांव पर, या सरकार बात नहीं कर रही है? 22 मार्च से बातचीत हुई है क्या बद्री बाबू? 30 जनवरी को प्रधानमंत्री ने कहा एक फोन की दूरी है, आज हम 10 मार्च में बैठे हुए हैं, बातचीत तो नहीं हो रही है। हम कांग्रेस सरकारों के साथ भी वार्ता करते हैं, भाजपा के साथ भी करते हैं, और साउथ के अंदर और सरकारों के साथ भी करते हैं। और जब बैठ के बात करते हैं तो एक मुद्दे पर कई बार हम लूजर रहते हैं, लेकिन दूसरे मुद्दे पर हम गेन कर लेते हैं। यानी बातचीत का अपना एक अलग और तरीका है। उस चीज को काम में लेने की सोचनी चाहिए थी, बजाय उसको काम में नहीं लेकर के अपनी बार्गेनिंग पावर खत्म करने के। इसलिए टेबल पे बैठने के ऊपर जो मुद्दे आते हैं उसमें कहां समझौता करना, उसके बदले में क्या गेन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और पर आप इस बात को लेकर थोड़े संतुष्ट हैं क्या बद्री बाबू? पहली बार 70 सालों में असल में जो किसानी का मुद्दा है वो राजनीति की धुरी बनता दिख रहा है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, किसान संगठन बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा खड़े किए गए शुरू के अंदर, और आज भी किसान मोर्चों से ज्यादा किसान संगठन राजनीतिक पार्टियों के साथ हैं। इसलिए ये तो कहना कोई बड़ी बात नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार का आंदोलन हुआ ये पहली बार हुआ, जितना बड़ा हुआ पहली बार हुआ, जितना दबाव में सरकार आई पहली बार हुई। इस मौके को खोना ये कोई अक्लमंदी वाली बात मैं नहीं मानता। मौका खो रहे हैं क्या, ये मैं अभी पूछता हूं। अभिमन्यु कुहाड़ से और धर्मेंद्र मलिक जुड़ गए हैं मेरे साथ, एक और किसान नेता हैं
बड़े सुलझे हुए किसान नेता हैं। लेकिन मैं वो सवाल पूछ रहा था और आपका ऑडियो चला गया, प्रकाश चंद्र शर्मा, कि देवेंद्र सिंह बबली कह रहे हैं कि लोहे के हेलमेट पहनने पड़ेंगे, कच्चे लोहे के पहनने पड़ेंगे, ना तो सर फोड़ देंगे किसान। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कोई रैली नहीं कर सकते, किसान अब हम अभी गांव में नहीं जा सकते। ये सही अपना डर और अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे थे कि बटन जो भी दबाया हो, बटन तो सरकार के समर्थन में दबा दिया देवेंद्र सिंह बबली ने। संदीप जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली जी ने जो कहा पंजाब में ऑलरेडी हुआ है और कांग्रेस ने करने की कोशिश की है। जो इनके डोमिनेटेड एरियाज हैं उसमें इन्होंने पूरी एनर्जी फैलाने की कोशिश की है, वहां पे दंगा करने की कोशिश की है। अच्छा, ये दंगा कर रहे थे, बट ये स्थिति हर जगह नहीं है। ये हर जगह स्थिति नहीं है। परसों में गुड़गांव में था, कई कांग्रेस के नेता मेरे साथ में थे, बल्कि वो खुद समर्थन में कर रहे थे कि भाई हमें तो राजनीति करनी है, हम क्या करें, इस बात का क्या करें। सबसे शर्म की बात है, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश में इतने दिन शासन किया है, सत्ता चलाई है, वो आज कांग्रेस छत में कांग्रेस नेताओं के मतलब किसान नेताओं के पीछे में छुप के अपनी राजनीतिक षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। वो राजनीतिक रूप से इतनी खोखली और कमजोर हो चुकी है कि किसानों का संवेदनशील मुद्दा उठा के किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, आपने कभी ऐसा किया ही नहीं। वो अन्ना आंदोलन जो हुआ था, आरएसएस के स्वयंसेवक उसका हिस्सा हुआ करते थे, आगे आगे ये लोग, पीछे पीछे आप हुआ करते थे। वो राजनीतिक मंशा नहीं थी, वो राजनीतिक वैक्यूम की बात नहीं थी। संदीप जी समझने की बात है, जब अन्ना आंदोलन हुआ और जिन लोगों ने समर्थन किया, मैंने खुद अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया है, आपने भी अपनी जगह रह के किया है। उस समय देश की क्या स्थिति थी, क्या व्यवस्था थी। लेकिन दो बातें आपको समझने की आवश्यकता है। आरएसएस और बीजेपी दो एरिया में अलग अलग काम करता है। यहाँ हमारे माननीय बद्री नारायण चौधरी जी बैठे हैं, मां बेटे का रिश्ता है ना, उसको वो तो आप मानते ही हैं। बिल्कुल है, कांग्रेस भी हमारे शरीर का हिस्सा है, हमको कोई हम अलग नहीं मानते, कोई अपना दुश्मन नहीं मानते। लेकिन समझने की बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां अगर हमें अंत्योदय के लिए, अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए आपस में भी झगड़ना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। हम उसको चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं और उस मुद्दे तक पहुंचते हैं और उसको लागू करते हैं। हम ये नहीं देखते कि छोटा मुद्दा है या बड़ा मुद्दा है। दिक्कत है तो मतलब किसानों की मांगे नाजायज हैं। कांग्रेस किसानों का समर्थन कर रही है, आप नहीं कर रहे, तो किसानों की मांगे नाजायज हैं। सीधी सी बात हो गई ना, कॉमन सेंस है। आपने 105 दिन आंदोलन के हो गए, सरकार ने बहुत शांतिपूर्वक सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे इनको कोई असुविधा हो, जबकि इन्होंने सारे कदम उठा लिए कि हर पब्लिक को, हर अंतिम व्यक्ति को, हर टैक्स पेयर को, आपका और मेरा टैक्स का पैसा जाता है सब्सिडी में, हम क्यों नहीं बात करते कि उसका लाभ हमें क्या मिल रहा है। पूरा ओवरऑल समझने की आवश्यकता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या देख रहे हैं। और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सब्सिडी दी जाती है, 22 लाख करोड़ रुपए एनबीए में राइट ऑफ हो जाते हैं। बजट बनने से पहले प्री बजटरी चर्चाएं सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, तमाम बिजनेस चेंबर से होती है। लेकिन कृषि कानून बनाने से पहले बद्री बाबू यहां हैं और मैं कई बार इनसे पूछ चुका हूं, तो दोबारा नहीं पूछूंगा, ये मेरी बात को की तस्दीक करेंगे। किसी किसान संगठन से सलाह नहीं ली, किसी किसान नेता को बुलाया नहीं। 5 जून को आप कानून अध्यादेश के रूप में ले आते हैं, फिर कानून लेकर आते हैं। किससे सलाह की थी? 93 लाख लोगों की राय शुमारी। आज तक मैं पूछ रहा हूं भैया वो डेटा बता दो, आज मुझे डेटा भेज दो, कल मैं वो डेटा दिखाऊंगा। वो 93 लाख लोग कौन थे जिनसे आपने पूछा कानून बनाने से पहले? वो आज तक स्टेट सीक्रेट हो गया है। संदीप जी, एनपीए को समझने की आवश्यकता है। जो बार बार आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट, देखिए कॉर्पोरेट और कृषि, जो इंडस्ट्री चलती है और जो खेती आती है, देश में पैसा कहां से आता है, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट में कहां से होता है? तो ये एक गाड़ी के चक्के हैं जिसको हम एक दूसरे को बदनाम करके कोई उपाय नहीं है। नहीं, बदनाम नहीं कर रहा हूं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। एनपीए, एक मिनट संदीप जी, बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं। एनपीए को समझने की आवश्यकता है। एनपीए है क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट है जिसको एक जगह डाल दिया गया और उसके लिए सरकार अपना ड्यू डिलिजेंस और ड्यू प्रोसेस कर रही है। राइट ऑफ नहीं कर दिया गया, उसका पर्टिकुलर एक प्रोसेस है और यह भी डिस्कस करने की आवश्यकता है। तो मनमोहन सिंह सरकार एनपीए की सरकार थी, एनपीए इतने बढ़ाए थे, उन्होंने राइट ऑफ नहीं किए थे। वो तो आगे अभी निकलना था, पर वो तब बड़ा मुद्दा था, आज ये सामान्य प्रक्रिया। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। जिन बातों को आप उठाते थे, एमएसपी को प्रधानमंत्री कहते थे इसको कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए, एज अध्यक्ष ऑफ
वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स 2011 में, आज आप एमएसपी की बात से कन्नी काट जाते हैं। संदीप जी, फिर मैं बोल रहा हूँ, सिक्के का एक पहलू और एक पहलू का बहुत छोटा सा हिस्सा। प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य को आप ले रहे हैं 2011 के, उसके बाद 2021 की क्या आवश्यकता है और 2031 में देश कैसे होगा, तो हम 2011 पे टिके रहे या 2031 नहीं, जब आप विपक्ष में हैं जरूरतें कुछ और होती हैं, सत्ता पक्ष में आने में देश की जरूरतें और हो जाती हैं क्या? देखिए, दूसरा विषय है कि अभी जो एमएसपी है, सरकार 2014 में जितना परचेज कर रही थी, जो एमएसपी दे रही थी, आज के डेट में उससे ज्यादा परचेज कर रही है, उससे ज्यादा एमएसपी दे रही है। इसको जहां तक पूर्ण रूप से लागू करने की बात है, भंडारण की लागू करने की बात है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इशू है, C2+50 मिल रहा है ना, जो आप कहते हैं मिल रहा है C2+50। देखिए, बिल्कुल मिल रहा है, मिल रहा है, इसमें कई फैक्टर्स हैं। मिल रहा है C2+50, काफी हद तक मिल रहा है। काफी हद क्या होता है? मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? विषय है, बिल्कुल मिल रहा है संदीप। C2+50 बिल्कुल मिल रहा है। C2+50 बिल्कुल मिल रहा है संदीप। दिल पर हाथ रखकर कह रहे हैं, आप किसानी समझते हैं, फिर से पूछ रहा हूं, C2+50 मिल रहा है? संदीप जी, मैं फिर कह रहा हूं कि एक पॉइंट को उठा के उस पूरे चीजों को C2+50 मिल रहा है क्या? .0.1 C2+50 मिल रहा है क्या? बाकी पूरी चीजों को हमें देखना। C2+50 मिल रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल मिल रहा है, काफी हद तक मिल रहा है। उसके लिए कुछ काफी हद तक क्या होता है? आज तक काफी हद क्या होता है? मतलब C2+30 है कि C2+20 है या A2+FL है? क्या मिल रहा है? देखिए, अब क्या संदीप जी, आप अपने हिसाब से एनालाइज करेंगे, मैं अपने हिसाब से एनालाइज करूंगा। हिसाब नहीं है, सीधा हिसाब है। स्वामीनाथन आयोग ने बताया है C2+50 क्या होता है। C2 में A2+FL, जो भी आपने खरीदी की है, बीज की, खाद की, कैश में जो आपने भुगतान किया है, वो A2 होता है। उसमें फैमिली लेबर, परिवार का मेहनताना जोड़ दो, A2+50। और C2 होता है फिर उसमें जमीन की जो कीमत, जो फैक्ट्रियों में, उद्योग धंधों में भी होता है, जो आपने जमीन की कीमत है उसको भी लागत में जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ जो आपने पैसा कर्ज पर लिया है उसका ब्याज भी जोड़ा जाएगा, तो वो C2 होता है। और C2 पर 50% ऊपर। फिर पूछ रहा हूं, C2+50 मिल रहा है? संदीप जी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर की 2019-20 की रिपोर्ट है, जहां आपके पास पूरा लैंड रिकॉर्ड नहीं है, तो आप किस दावे से कह रहे हैं कि C2+50 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आपने लैंड रिकॉर्ड पूरा अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है, और हम उस चीज को कर रहे हैं कि बिल्कुल एक हिस्से को उठा लिया जाने मिल रहा है। C2+50 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? बद्री बाबू, मिल रहा है C2+50? संदीप जी, आप पत्रकार हो, आप खोद खोद करके प्रश्न पूछोगे, ये आपका धर्म है। ये राजनेता हैं, ये अपनी अपनी सफाई भी देंगे, एक दूसरे को गालियां भी निकालेंगे, लेकिन हम जनता हैं। हमको जो है इस विवाद में पड़ने के बजाय, विवाद क्या है? C2+50 मिल रहा है कि नहीं? सीधा सवाल है। आप जानते हैं किसानी को। देखिए संदीप जी, C2+50 का मतलब पंजाब में तो ज्यादा मिल रहा है, राजस्थान में उससे भी कम मिल रहा है। यहाँ एवरेज रेटें निकाल के बैठे हैं लोग बाग। हाँ। राजस्थान की पानी की सिंचाई की लागत कितनी आती है, हाँ। ये आप देख लीजिए। इसलिए वो विषय विवाद का है। उसमें आपका फूड इसी बात की ताल ठोकी जाती है। C2+50 मिल गया, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। पवन खेड़ा सारे ला रहे हैं। उसके बाद असल जो मेरे मेहमान है वो अभी शांत बैठे हुए हैं, फिर किसानों से बात करूंगा। पवन खेड़ा, क्विक रिस्पॉन्स। मैं बीच में इसलिए नहीं बोला कि प्रकाश चंद शर्मा जी जितना बोलेंगे उतना बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने आएगा, और वो आज आ गया। सरेआम झूठ बोल रहे हैं। C2 मिल रहा है। C2+50 अगर मिल रहा होता तो समस्या क्या थी? कम से कम कुछ शर्म रखो साहब, कुछ शर्म रखो। कहते हो देश आंदोलन से बना है, बिल्कुल बना है, लेकिन जिस आंदोलन से ये देश बना है, आप उस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे प्रकाश बाबू, तो यहां भाषण मत पे लिए। और बद्री बाबू, आप संघ से जुड़े हुए हैं, आपकी भी मजबूरियां रही है। कहते हैं साहब और मजबूत संगठन होने चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए। क्या खाट ताकत मिलेगी संगठन को जब आपसे पूछा नहीं जाता और आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती यहां आकर मोदी जी की थोड़ी सी भी निंदा करने की? ऐसा नतमस्तक संघ हो चुका है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को याद करिए, दिल पर हाथ रखिए और फिर मजबूती से किसान के हक में कुछ बोलिए। बद्री बाबू, पूरे देश का किसान आपको देख रहा है। भूल जाइए संघ को, भूल जाइए भाजपा। अब किसान नेता आ जाएंगे स्क्रीन पर। अभिमन्यु कोहाड़, 1 मिनट रोक रहा हूं पवन।
अभिमन्यु कुहाड़ और धर्मेंद्र मलिक। और धर्मेंद्र, मैंने यहां पर प्रकाश चंद्र शर्मा से, जो नीतीश सरकार ने एक सीक्रेट कम्युनिकेशन की है सरकार के साथ कि धान की जो C2 अगर मानी जाए, जो लागत मानी जाए, वो 2500 रुपए होनी चाहिए। गुजरात ने भी ये बात कही है, महाराष्ट्र ने भी ये बात कही है। C2+50 मिल रहा है क्या धर्मेंद्र मलिक? देखिए संदीप जी, इस देश में अगर समर्थन मूल्य मिल जाए तो वही बहुत है। C2+50 तो बहुत बड़ी बात है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक PIL हुई थी और इसी सरकार ने एफिडेविट दिया था कि हम C2+50 नहीं दे सकते। फरवरी 2015 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे मनिंदर सिंह, 2 जजों का बेंच था, और कहा गया कि नहीं, इससे बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इट इज नॉट एन एक्सरसाइज इन प्रोवाइडिंग कॉस्ट एंड इनपुट टू द फार्मर्स। ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था अपने हलफनामे में। जी जी, तो देखिए संदीप जी, आपको सब कुछ पता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भाई अभी सफाई दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय का डाटा ये कहता है 15 सितंबर 2020 से और अक्टूबर 2020 तक 600 मंडियों में MSP नहीं मिला। और आज भी जो agri.net है, आप उस पर जाइए, जहां जहां की जो फसल आ रही है, रागी के किसान कर्नाटक में प्रदर्शन कर रहे हैं, 3295 रेट है, 1950 में बिक्री है। तो यही तो धोखा है देश के साथ सबसे बड़ा। ये कांग्रेस की बात करते हैं 70 साल में क्या काम किया। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने भी 11 साल में क्या काम किया? आप झूठ बोल के स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। अरे क्या ग्रोथ है एग्रीकल्चर की? आप अपना इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, उसके हिसाब से। तो पर आपको क्या जरूरत पड़ी है सियासी दंगल में कूदने की कि वोट की चोट करेंगे? यही बात तो बद्री बाबू कह रहे हैं। आप राजनीति में घुस गए। अब हरियाणा में क्या हुआ? मिसफायर हो गया ना। देखिए संदीप जी, हमारा जो काम है, हम कोई हरियाणा की सरकार गिराने नहीं जा रहे थे, ना हम ये विश्वास लेकर आए थे। हम ये कह रहे कि अगर सरकार वोट से ही मानती है, इनको अहंकार है 2/3 का। देखिए मैं एक बात और बता दूं, ये 40% वाले हैं और कुछ जगह चुनाव जी हार उड़ गई है, 25 से 26 तक आगे। मैक्सिमम ये 40 वाले हैं, 35% से ज्यादा इनको भी नहीं दिया है देश ने। 60% लोग अभी भी आपके खिलाफ हैं। समय है, सुधर जाओ, किसान के सामने माफी मांगो। 250 किसान जो देश में शहीद हुए हैं, देने लगे सुधर जाओ। ये राजनेता की बोली हो गई, राजनीतिक लड़ाई हो गई, आंदोलन कैसे रह गया? फिर बद्री नारायण चौधरी जैसे लोग, बाकी और किसान संगठन हैं, आप सभी किसानों की आवाज तो नहीं है ना धर्मेंद्र मलिक? नहीं, हम उन किसानों की आवाज तो हैं जिनकी कोई आवाज ही नहीं उठाता। बद्री नारायण चौधरी जी की अगर मैं बात करूं तो 1968 या 78 का हिंदी का एक संघ का पेपर है, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। उसमें लिखा था कि देश में समर्थन मूल्य कानून होना चाहिए। 2011 में प्रधानमंत्री जिस कमेटी के अध्यक्ष थे, उसने कहा कानून होना चाहिए। अभी आप बात कर रहे थे MSP तय करने की। अरे C2+50 की, मैं तो संदीप जी उससे पहले झगड़ा ये है कि जिस तरह की कॉस्ट ये तय करते हैं, ये हमको अनस्किल्ड लेबर मानते हैं। क्या किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक है? और जब फार्मूला लगता है उसमें हमको अकुशल श्रमिक कहा जाता है। हमारी फैमिली लेबर ये कहते हैं 28 घंटे बैल काम करता है एक फसल में। हम उसको, ये बैल को 1 साल घास खुआते हैं, घर पर रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, वो कहां जाएगा? बिजली उत्तर प्रदेश में 3 गुना होगी पिछले 3 साल के अंदर। वो बिजली के कितने रुपए घंटा जोड़ते हैं? तो ये जो CACP है ना, ये एक बोर्ड कुछ और है, ये लागत मूल्य आयोग नहीं है। इसके टर्म्स और रेफरेंस में जो लिखा है उसमें ये भी लिखा है कि पर आप पश्चिम बंगाल जाएंगे, असम जाएंगे, अब 12 तारीख को वहां पर आप रैली करेंगे, 13 तारीख को राकेश टिकैत सिंगूर जाएंगे, तो आप किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ने लगे। सवाल ये है ना, अभी भी इसका जवाब नहीं दे रहे आप। नहीं, मैं अभी भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम किसान के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बद्री नारायण चौधरी जी ने कहा कि बार्गेनिंग कर लो। बद्री नारायण चौधरी जी, MSP कानून बनना चाहिए। आप ही बताओ इसमें क्या बार्गेनिंग कर लें, इसको क्या कहें कि कैसा कानून बने? ठीक है, बद्री नारायण चौधरी रिस्पॉन्ड करेंगे। 1 मिनट धर्मेंद्र, बद्री बाबू 1 मिनट, धर्मेंद्र बद्री बाबू रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं शुरू से ये बार बार ये दोहरा रहा हूं, ये राजनेताओं के हथकंडों से बाहर निकल के किसान नेताओं को चाहिए वो MSP या दूसरे किसी नाम से नया प्रस्ताव तैयार करें, 2-3 प्रस्ताव तैयार करें।
और हम सरकार को समझाएंगे कि हमारा प्रस्ताव गलत नहीं है, सरकार हमको अपनी मजबूरी बताएगी, उसका भी जवाब देंगे। आखिर इस जगह तक पहुंचने का कोई तरीका ही नहीं उन्होंने निकाला। एक बच्चा जब रूठ जाता है तो माँ कांटा मार के घर के बाहर निकाल देती है। अगर बच्चे ने पत्थर मार दिया माँ के ऊपर, धर्मेंद्र पूरा मौका दूंगा उनको बात कहने दीजिए। वो बच्चा, अरे अब 1 मिनट में बोल दो लूं। हाँ, मैं आपकी बात को डिस्टर्ब नहीं करता, अभी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। जिस बच्चे को गेट के बाहर निकाला, वो गेट के अगर मान लो बाहर बैठ गया और चुपचाप खाना भी नहीं खाया तो माँ भी खाना नहीं खा पाएगी। लेकिन उसने पत्थर मार दिया अपने माँ के ऊपर तो माँ उसको कान पकड़ के कह देगी रात भर निकल जाए घर से, मैं मानूंगी मेरे 2 नहीं 1 ही बेटा हुआ था। इसलिए गांधीवादी आंदोलन क्या होता है वो भी समझना चाहिए। हम इन किसानों के आंदोलन को बर्बाद करके बैठ गई राजनीतिक पार्टियां, ये पाप इनको लगेगा और देश का किसान इस पाप की कीमत जो है ना आपसे वसूल करेगा। बोलिए धर्मेंद्र मलिक। मैं बद्रीनारायण जी को एक प्रस्ताव देता हूं, ठीक है, आप हमें समझाने का प्रस्ताव करिए और प्रयास कीजिए। आप जो है किसान संघ की तरफ से नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे कोई मीटिंग बुलाइए और सभी किसान नेताओं को इनवाइट कीजिए और आप प्रपोजल समझाइए कि क्या हो सकता है। दिल्ली में ही बुला लो मीटिंग या किसी बॉर्डर पे मैं बुला लेता हूं और आप प्रस्ताव करके लाओ कि समर्थन मूल्य के अलावा क्या विकल्प हो सकता है, 3 बिलों के अलावा क्या हो सकता है। अगर आप नॉन पॉलिटिकल है, किसान के साथ हैं और किसान का दर्द आपके साथ में है तो आप मीटिंग बुलाइए बद्रीनारायण चौधरी। मीटिंग बुलाएंगे, हम आपकी बद्रीनारायण चौधरी खुला नहीं होता आ गया संयुक्त किसान मोर्चा से, मीटिंग बुलाइए, बुलाएंगे। धर्मेंद्र जी शंका मत करिए, हम तैयार हैं। हम किसान हित के अंदर आपस में बैठ करके समाधान निकालने के लिए बैठेंगे और एमएसपी का क्या समाधान निकाल सकता है। कब बुला रहे हैं बैठक? कब बुला रहे हैं बैठक? न्यूज 24 पर करिए ना ऐलान, हम तो चाहते हैं समाधान निकले, उसी में देश का हित है, किसान का भी हित है। वो कह रहे हैं आप बैठक बुलाइए, देखिए एमएसपी पर लड़ाई को आगे बढ़ाइए और विकल्प बताइए, सुझाइए। हम तैयारी के बाद फिर बैठेंगे ना आपके साथ, बिना तैयारी बैठ के क्या करेंगे? तैयारी करिए, मैं फिर न्योता दूंगा और तारीख बताइएगा। को प्रस्ताव दोनों पक्षों को स्वीकार होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठने को तैयार है ना बद्रीनारायण चौधरी? आप बाद में मैं कर लूंगा, मुझे नंबर दे देंगे तो। नंबर सबके पास होता है। हम तो इन सब नेताओं के साथ बैठने को तैयार हैं। बहुत अच्छा। राकेश जी टिकैत सहित सबके साथ बैठने को तैयार है, हमें कोई एतराज नहीं। तो चलिए यहां पर क्या ये एक रास्ता बन सकता है? संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, भारतीय किसान संघ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है, वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठकर क्या विकल्प हो सकते हैं उस पर चर्चा को तैयार है और फिर सरकार को समझाने के लिए तैयार है। क्या ये अपने आप में एक रास्ता खुल सकता है? दीवार में क्या दरवाजा चिनेगा? ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।